पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में उससे पहले देख लें एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा रिकवर करने के संकेत दे रहा है लोअर लेवल से, हालांकि अब भी 88 अंक नीचे है, 1% के आसपास का नुकसान दिखेगा। लेकिन चीन के बाजार काफी तेजी से रिकवर करते हुए दिखे हैं, 4.5-5% की गिरावट से उभरकर अब 1.5-2% के आसपास की गिरावट वहां है। हांगकांग के बाजार 0.5% कमजोर है। निक्के पर नजर डाली क्योंकि वहां पर भी कमजोरी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, 3.5% के आसपास की, थोड़ी कम होकर अब 2.5% के आसपास की। लेकिन हाँ, माहौल तो कमजोरी का ये अलग बात है कि चीन के बाजार थोड़ा सा रिकवर हुए हैं लोअर लेवल से, तो देखना होगा 7900 के आसपास की भारतीय बाजारों की शुरुआत हो पाती है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, सुमित बगड़े, अमरीश बलिगा और गौरव बिस्सा। गौरव, फिर से जो संकेत चीन से आ रहे हैं कमजोरी की तरफ, पीएमआई के आंकड़े काफी खराब आए, कमोडिटीज पर एक दबाव बने रहने की आशंका साफ है। उछाल जो आ रहा है, क्या उसमें कमोडिटी शेयर्स अगर कहीं किसी तरह की रिलीफ रैली दिखाए शॉर्ट करना चाहिए? यदि हाँ तो क्या शॉर्ट करेंगे आप? देखिए, मेटल्स का अगर आप पहले से देखेंगे, सिर्फ आज 1 या 2 महीने का नहीं कहूंगा मैं, अगर आप पिछले 5, 6, 7, 8 महीना भी देखेंगे तो रोल ओवर्स होते जा रहे हैं, शॉर्ट रोल्स हो रहे हैं, फ्रेश शॉर्ट जो बन रहे थे। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज है। टाटा स्टील मेरे रडार पे होगा। हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को 220 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन भी सजेस्ट किया है कि आप बाय कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये भी एक फ्रेश वीकनेस दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी एक है, लेकिन जहां पे मुझे शॉर्ट्स क्लियर बनते हुए दिख रहे हैं, जहां पे मुझे लॉन्ग साइड में एग्जॉस्शन दिख रहा है, मैं उनमें थोड़ा पसंद करूंगा पोर्शंस वगैरह बनाना। वेदांता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। अगर आप लास्ट हफ्ते भर का 10 दिन का मूवमेंट देखेंगे तो काफी वोलेटाइल हो चुका है। तो अगर आप उसमें शॉर्ट बिठाते भी हैं, अच्छे लेवल्स पे है, शॉर्ट बिठा सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर एक अच्छा दिन स्टॉक के लिए हो गया तो वो 3-4-5% जंप देके आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर नीचे जा सकता है। लेकिन मैं उससे बेटर है कि आप टाटा स्टील अगर रखेंगे रेडर पे तो आपको क्लियर कट एक ट्रेंड का व्यू देगा और बहुत ज्यादा रैपिडली मूव नहीं करता है, हाई बिटा होने के बावजूद भी एक सलीके से बिहेव करता है मैं कहूंगा। तो मेरे हिसाब से आप टाटा स्टील पे नजर रखिए, वो काफी वीक लग रहा है। ओके, तो टाटा स्टील पर कमजोरी का रुझान बन सकता है। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। 125 अंक नीचे आपको दिखेगा, माफ कीजिएगा 8 अंक नीचे आपको दिखेगा सेंसेक्स, और निफ्टी 14 अंक ऊपर नजर आ रहा है इस वक्त। तो अब सेंसेक्स में 115 अंकों की मजबूती नजर आ रही है और उसकी वजह है कुछ आईटी शेयर जो मजबूत दिख रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस 4% ऊपर हैं और हीरो मोटोकॉर्प में 2% के आसपास की तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक भी 2% मजबूत नजर आ रहा है। कमजोर क्या है? वेदांता 7% कमजोर, एनटीपीसी 3.5% कमजोर। ये कुछ एक शेयर हैं जो कमजोरी में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। रुपए की चाल पर डालिए नजर, यहाँ पर एकदम फ्लैट मामूली सी पॉजिटिव शुरुआत हुई, 3 पैसे के आसपास की मजबूती दिख रही है करेंसी मार्केट में। तो करेंसी मार्केट में कमजोरी नहीं है, स्टेबिलिटी है, ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो उतना बुरा रुझान नहीं है करेंसी मार्केट का, खासतौर से जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया भर के बाजार काफी कमजोर है। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी करेंसी मार्केट में इस वक्त लौटती हुई आपको नजर आएगी। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, सुमित बगड़े, अमरीश बलिगा और गौरव बिस्सा, और कुछ और स्टॉक्स पर राय ली जाए। आईटी शेयरों पे अमरीश क्या राय रखते हैं आप? क्या जिस तरह से करेंसी थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिख रही है, कमजोर बाजार में डिफेंसिव भी माना जाता है, क्या खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? खरीदारी का तो मौका उतना नहीं है। आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से दैट वन शुड बी इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स व्हिच हैव क्रैक्ड क्वाइट शार्पली। I mean, especially, I think one could be looking at the infra space, capital goods space, even in the private banking space where we have seen some amount of recent cuts. So I think one should be looking at these stocks than, I mean, IT space. Although IT should be there in your portfolio, but possibly this is not the right time to pick up IT for a longer term perspective. चलिए, कुछ और टाइम दे, उसके बाद ही टेक्नोलॉजी में पैसा लगाए, हड़बड़ी ना करें, ये बेसिकली कह रहे हैं अमरीश बलिगा। लेकिन कौन से स्टॉक्स में आज ट्रेड का मौका दिख रहा है उसका एक चेक लेते हैं। पूजा हमारे साथ है। पूजा, बताइए जी। आज मेटल काउंटर्स में काफी रुझान देखने को मिल रहा है और चौतरफा बिकवाली की राय आज भी निकल कर आ रही है। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। मनोज सचदेवा ने टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि चार्ट्स में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है, बिकवाली करके चलने की राय, 5% से ज्यादा का रिटर्न ये काउंटर आपको दिखा सकता है। दूसरे कॉल में भी मेटल काउंटर्स में बिकवाली की राय आ रही है। जय ठक्कर ने जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि अगले 2 दिनों में 890 तक के लेवल तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चलने की राय। और आखिरी कॉल में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। ऑटो काउंटर में जेके दोषी ने अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दी है। आज ऑटो नंबर्स भी आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो तेजी देखने की उम्मीद है इस काउंटर में। और अगले 2 से 3 दिनों में 95 के लेवल से इस काउंटर में देखने की उम्मीद की जा रही है। तो ये है जी,
3 में से 2 कॉल्स में बिकवाली की राय। ओके, 3 में से 2 में बिकवाली की राय। लेकिन सुमित बगड़िया हमारे साथ लेते हैं उनके भी ट्रेडिंग कॉल। सुमित, आपके 2 कॉल्स, लॉन्ग या शॉर्ट? नहीं जी, दो कॉल्स है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। दोनों तरफ के कॉल ले लिए ताकि मार्केट्स में हम सेफगार्ड कर सके अपने आप को। पहला कॉल है बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी। चार्ट्स में आईसीआईसीआई बैंक ने एक ब्रेकडाउन दिया है और वीक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये स्टॉक में हमको 2 से 3 दिनों के अंदर 260 से 255 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। प्रेजेंट लेवल्स पे सेल किया जा सकता है और 288 के ऊपर ये रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर इसने 288 का स्टॉप लॉस ट्रिगर किया तो उसके बाद ये स्टॉक तेजी में चला जाएगा। तो स्ट्रिक्टली 288 के स्टॉप लॉस से सेलिंग करें। इमीडिएटली जो सपोर्ट दिखता है वो है 260 का। तो पहला टारगेट मुझे 260 समझ में आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक में 2 से 3 दिनों के लिए। दूसरा जो कॉल है वो है फार्मा स्पेस में से। फार्मा में हमने मोस्टली स्टॉक्स में तेजी देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है फार्मा काउंटर्स में और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो जो मैंने काउंटर सिलेक्ट किया है वो है सिप्ला। सिप्ला के अंदर कल के दिन में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखा गया है और नीचे से एक पुलबैक रैली अच्छे से देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनेगी और ऊपर में हमको 740 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 650 का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा और ऊपर में हमको एक वीक के अंदर 710 पहला टारगेट और फिर 740 यानी 740 तक के लेवल समझ में आ रहे हैं हफ्ते भर के अंदर। ओके, फिलहाल लेवल्स इन काउंटर्स में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर सुमित ने सुझाई है। कुछ काउंटर्स जो फोकस में रहेंगे, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे हैं, अब उम्मीद यही है कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो है एविएशन कंपनियां। जिस तरह से एटीएफ के प्राइसेस लगातार करेक्ट हो रहे हैं अमरीश, और जो रीसेंट कट है 11.5% का है। जेट हो, स्पाइस जेट जैसी कंपनियों में स्टॉक प्री ओपन सेशन में 1.5% ऊपर है ना। दिस इज अ स्टोरी जो डेवलप हो रही है और सबको पता है कि 80% कॉस्ट इनका एटीएफ से ही आता है। तो क्या रीरेट होने की संभावना है, या फिर जब तक वो वाकई में लोड फैक्टर नहीं बढ़ता तब तक हम एक लॉन्ग कॉल या फिर तेजी का कॉल नहीं लेंगे इन स्टॉक्स में? री रेटिंग क्लियरली इज अंडरवे और इसके कारण वी हैव सीन दैट समथिंग लाइक अ जेट व्हिच वाज कोटिंग एट लेवल्स ऑफ आई थिंक 225 230, वहां से काफी अच्छा उछाल मिला है। स्पाइस जेट वाज अबाउट टू क्लोज डाउन, from there we have seen absolutely. So I think clearly re-rating is underway, but again this re-rating cannot be it cannot really happen for too long, क्योंकि हम लोग ने जो एविएशन हिस्ट्री में देखा है कि from a longer term perspective none of the airlines are a fundamental buy. I mean, you have those periods, possibly 1.5 2 years, when they possibly perform, and I think we have entered that stage where we can see performance for the next 18 months 24 months, but beyond that I think the competition will again come into play, and the margins will again normalize. Right now I think we could see better margins for a while, but I don't think that's going to last for too long. So from a short term point of view, yes, possibly it's a buy, but not for a long term investment. Okay. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अवॉइड है, शॉर्ट टर्म के लिए शायद फायदा मिले, लेकिन वो भी देखना होगा क्रूड फिर से जिस तरह से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, करेंसी कमजोर हो रही, तो ये फायदा कितने लंबे समय तक बरकरार रह पाता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ऑटो नंबर्स आज आने वाले हैं और खास तौर से मारुति और अशोक लेलैंड, ये 2 कंपनियां जिनसे बेहतर नंबर्स की उम्मीद है। गौरव, क्या आज की कमजोरी में खरीदारी का मौका है इन दोनों में से किसी शेयर में आपके लिए? ठीक है, अशोक लेलैंड में काफी एक मूवमेंट आ चुका है, तो अगर नतीजे उतने अच्छे नहीं आते हैं या ऑटो नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे हिसाब से काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी जा सकती है। अच्छे खासे रोल्स भी हुए थे, तो मेरा मानना है प्रेशर आ सकता है। तो मैं अशोक लेलैंड पे फिलहाल स्टेबिलिटी के लिए इंतजार करूंगा। ये लेवल्स उतने अच्छे नहीं है, रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है, या तो वापस मोमेंटम पकड़े ऊपरी स्तर पे, तब मैं बाय करूंगा। मारुति हाँ थोड़ा लग रहा है कि अगर 4050 के अगर करीब आता है इफ एंड बट उसकी बात हो, अगर आता है तो मेरे सबसे रेडार पे होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अशोक लेलैंड में, वैसे ही मारुति में भी अगर ऊपर के लेवल्स पे करेंगे तो मोमेंटम पकड़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। 4200 काइंड के जो लेवल्स है 4200 4220 वगैरह, वो लेवल्स पे अगर आप बाय करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही काफी बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि ऊपरी स्तर में बाय करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न देंगे। यहाँ पे अगर 4050 में करेंगे तो आपको 150 रुपीज का आपको एक लीवे मिल सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की। कुछ और काउंटर्स सुमित जिस पर आपकी मैं कॉल लेना चाहूंगी, ग्लेनमार्क, इंडिया बुल हाउसिंग, एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते जैसे हमने देखा वो बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई या फिर फंड एक्शन बढ़ता हुआ, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको अब इन स्टॉक्स पर? प्री ओपन सेशन में हमने देखा है 3% की गिरावट ग्लेनमार्क दिखा रहा है।
ये हर्षदा, एक बार ऐसा लगता है ग्लेनमार्क के अंदर शायद थोड़ा सा एक करेक्शन या एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक शायद नीचे में 1090 या 1095 तक के लेवल्स तक आ सकता है। तो एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क में शायद एक करेक्शन बन सकती है 50 से 80 रुपए की। तो इस स्टॉक के अंदर एक करेक्शन बिल्कुल सेलिंग बिल्कुल की जा सकती है। जैसे कि कल का क्लोजिंग 1150 है और ऑलरेडी 2.5 से 3% प्री सेशन में बोल ही रहे हो कि नीचे आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से सेल करके काम करें और लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे तो 1050 1080 के बीच जब भी मिले तो वहां पे बाइंग की जा सकती है और ऊपर में इसका फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 1180 1200 के आसपास। तो यानी कि टोटल रेंज हो गई 1050 से 1200 के बीच। जब भी नीचे मिले 1050 1080 तो बाइंग करनी चाहिए और फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे सेल करके काम कर सकते हैं। एक दिन के लिए नीचे में टारगेट 1080 तक आ सकता है। ओके, 1080 तक जाने की संभावना ग्लेनमार्क फार्मा की ओर से साफ दिख रही है। लेकिन अमरीश, सन फार्मा की मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग इन्होंने फाइनली वो ओपीएट्स बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर कर लिया है, पेन मैनेजमेंट के लिए बिजनेस है, लगभग इनको अपना ग्लोबल फुटप्रिंट स्पेस में और बढ़ाने की पूरी यहाँ पर संभावना बढ़ गई है। क्या पोटेंशियल है अपसाइड का स्टॉक में करंट लेवल से? नहीं, पोटेंशियल तो काफी है और इसी कारण आई हैव बीन गिविंग अ बाय कॉल ऑन सन फार्मा आई थिंक फॉर द लास्ट 2 years। और अभी भी मैं बोलता हूं कि जब भी कोई भी नेगेटिव खबर आती है सन फार्मा और द अदर लार्जर फार्मा स्टॉक्स लाइक लुपिन और डॉक्टर रेड्डी, दैट इज क्लियरली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। So, जब भी whenever you see a dip, I think that's the buying opportunity for Sun Pharma, and just hold on for possibly for the next 2-3 years. I think it can easily give a return of at least about 25% per annum over the next 3 years. ओके, तो सन फार्मा में यहाँ पर गिरावट में खरीदारी का मौका है। प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता हुआ दिख रहा है। नुकसान है लेकिन ज्यादा नहीं। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी को देखकर शायद आपको डर लग रहा हो, उसको देखकर अगर आप देखें तो सिर्फ 63 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। निफ्टी सेंसेक्स 150 अंक नीचे शुरुआत करेगा, लेकिन निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा है, 0.1% से ज्यादा की, और सेंसेक्स में 0.5% से ज्यादा की। बैंक निफ्टी जरूर कमजोर दिख रहा है, लगभग 1% के नुकसान के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 दिग्गज आईसीआईसीआई और एसबीआई यहाँ पर शायद कमजोर शुरुआत होती हुई दिखे तो उनका दबाव आपको देखने को मिलेगा इस वक्त। लेकिन मजबूत शेयरों में ओएनजीसी 1.5% ऊपर आता हुआ दिख रहा है, चूंकि क्रूड के दाम थोड़े से बड़े हैं, उसका फायदा ओएनजीसी को मिल सकता है, ये संकेत इस वक्त है। एक और स्टॉक जिस पर तकनीकी राय लेना चाहता हूं सुमित आपसे, मन इंडस्ट्रीज, जहां पर कल एक ट्रेड होता हुआ दिखा, 3 लाख शेयरों की खरीदारी प्रभुदास लेदर ने 101 रुपए 38 पैसे के आसपास की। हालांकि कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, लेकिन ब्लॉक डील में ये रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? अनिल जी, स्टॉक ने ऊपर में 127 रुपए से करेक्शन स्टार्ट करी है और नीचे में अभी इस बार ये करेक्शन में 85 रुपीज तक आया था। बट ये ओवरऑल ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि इसमें एक वापस तेजी का मोमेंटम बिल्टअप होगा। जब तक ये स्टॉक वापस 85 के नीचे नहीं जाता है, ये स्टॉक चार्ट्स पे स्ट्रांग ही दिख रहा है और अच्छे खासे एवरेजेस के ऊपर, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए एक तेजी बिल्डअप हो रही है। तो ये स्टॉक के अंदर ये प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है, या फिर अगर 5-7 रुपए का कोई करेक्शन मिल जाए 90 तक, 90 या 94 तक, तो वहां पर भी अच्छा बाय बनेगा। ऊपर में जैसे ही 107 ब्रेक करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में 127 130 जो कि रिसेंट हाइज थे वो ब्रेक करेगा और उसके ऊपर ट्रेड करने को मिलेगा। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। अगर छोटा सा कोई करेक्शन मिल जाए 5-7 रुपए का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बैठ जाएगा, स्टॉप लॉस आपके बहुत छोटे हो जाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें मेजर 83-84 लेवल्स का, और ऊपर में जैसे ये 105-6 ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर 127 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है डिप्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है तेजी करने की। 127 के टारगेट्स के लिए तेजी की मूव आ सकती है। कैपिटल गुड्स, जहां पर कल हमने देखा बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी, चाहे वो भेल हो, एलएनटी जैसे काउंटर्स। इधर गौरव, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ और गहरी मार पड़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, अगर आप भेल की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था आपके माध्यम से कि भेल में रोल उतने बेहतरीन नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और इसमें प्रेशर आ सकता है। 235-240 उसका एक रेजिस्टेंस जोन वाला साबित हो सकता है। 240-250 कॉल्स में जनरली काफी भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑप्शन कॉल वगैरह में, तो वो एक रेजिस्टेंस बनते रहेंगे। थोड़ा बेहतर लग रहा था लार्सन टुब्रो के, यहाँ से शायद आपको एक अच्छी फ्रेश अपसाइड वगैरह मिल जाए, लेकिन अभी उसमें भी अनवाइंडिंग वगैरह देखी जा रही है। तो मेरा मानना है
है कि लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश शॉर्ट्स नहीं कहूंगा, 1550 1540 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बनते आ रहा है। यहाँ से एक दो बार कवरिंग भी देखी गई थी, तो मेरा मानना है कि यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स करके आपको 20-25 रुपीज के लिए प्ले करना शायद उतना बेहतरीन आइडिया नहीं होगा। मैं वेट करूंगा, निचले स्तर में अगर बाय करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 70-80 रुपीज का एक जब आपको उछाल आपको देखने मिल सकती है आने दिनों में। ओके, ये राय आती हुई। लेकिन इस बीच जो MSCI रीबैलेंसिंग हुई है उसमें जो दो स्टॉक कल वेटेज बढ़ा है, ग्लेनमार्क, आइबुल हाउसिंग, आज जो दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि शायद जो एक खरीदारी की उम्मीद थी कि इस रीबैलेंसिंग के चलते होगी वो पूरी हो चुकी है। क्या इन दोनों स्टॉक में कहीं गौरव आपको शॉर्ट बनाने का या फिर लोअर लेवल पर खरीदारी का मौका दिखता है, ग्लेनमार्क और आइबुल हाउसिंग? ग्लेनमार्क जैसे सुमित ने कहा कि वीकनेस है, परसिस्ट हो रही है। ग्लेनमार्क में सिर्फ ये कहूंगा, आप सिर्फ कल का डेटा ना देखिए, अगर आप रोलोवर्स का डेटा अगर देखेंगे तो उसमें काफी लॉन्ग्स जो थे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए। आपके 3 मंथ 6 मंथ एवरेज से काफी कम रोलोवर्स हुए थे, लॉन्ग रोल्स हुए थे। तो एक काफी क्लियर का ट्रेड था कि आने वाले दिनों में इसमें प्रेशर आने की गुंजाइश काफी ज्यादा थी। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा अभी वीकनेस ही परसिस्ट करेगी। यहाँ पे मैं अभी भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, निचले स्तर पर आने दीजिए, स्टेबिलिटी आने दीजिए। एक तो इसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, लिक्विड काउंटर है एज फार एज एफ इज कंसर्न। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें सबसे खराब बात है अगर पुट होते तो मैं यही समझता कि यहाँ पे आप पुट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें पुट्स लिक्विड नहीं है। आइबुल हाउसिंग मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी उसमें गुंजाइश है। अगर कल के अगर लेवल्स जो है 740 745 अगर ये जोन तोड़ता है तो फ्रेश इसमें अनवाइंडिंग या फ्रेश शॉर्ट्स भी देखे जा सकते हैं। तो 740 के नीचे अगर आ रहा है तो मेरा मानना है आप फ्रेश इसमें शॉर्ट्स वगैरह कर सकते हैं या आप इसमें आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। निफ्टी जो स्तर है मुझे लग रहा है आज भी ओपन होने के बाद निफ्टी पॉसिबिलिटी है कि उछाल देने की कोशिश करे। स्टॉक्स में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो अगर 1-2 दिन तक अगर ऑप्शंस में ज्यादा हाथ आजमाएंगे तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर इस वक्त। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, 156 अंक नीचे सेंसेक्स है, 63 अंक नीचे निफ्टी है। प्री ओपनिंग सेशन में मिड कैप इंडेक्स में भी 0.1% तक का नुकसान और बैंक निफ्टी 1% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो दबाव के साथ शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की, ये संकेत तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको प्री ओपनिंग सेशन को देखना होगा तो 7900 का रुझान दिखाते हैं। 200 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 65 अंकों का नुकसान। 7,900 के बेहद करीब खुलता हुआ निफ्टी और 26,000 के आसपास सेंसेक्स। इस वक्त 230 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में अब दिखेगा और निफ्टी की कमजोरी बढ़कर 75 पॉइंट की और 7,900 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी। 1% का नुकसान आपको दिखेगा दिग्गजों में, 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए 1.5% से ज्यादा की कमजोरी, 0.2% कमजोर अब बैंक निफ्टी होता हुआ दिखाई। लगभग 300 अंकों का तेज नुकसान बैंक निफ्टी में दिखेगा और सेंसेक्स भी अपनी कमजोरी और बढ़ाता हुआ लगभग 300 अंक नीचे अब हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 85 अंकों का। तो तेज गिरावट होती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। बैंकिंग शेयर इसे लीड कर रहे हैं। यस बैंक 3.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है इस वक्त। आईसीआईसीआई बैंक में 2% का नुकसान, एसबीआई 2% नीचे, एक्सिस, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंकिंग शेयर लाल निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। और इनके अलावा वेदांता में देखिए 3% का नुकसान है। टाटा स्टील 2.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी जैसा दिग्गज 2.5% नीचे। तो ये सारे दिग्गज काफी नुकसान दिखाते हुए। एलएनटी हालांकि 2% नीचे, लेकिन याद रहे एलएनटी में 16 रुपए के आसपास का डिविडेंड था, तो आज एक्स डिविडेंड भी हुआ है। ये स्टॉक का मजबूत क्या है, टीसीएस और इन्फोसिस हरे निशान में खुलते हुए क्रूड के उछाल का फायदा ओएनजीसी को मिलता हुआ 0.5% मजबूत है। ये स्टॉक्स हैं जो इस वक्त मजबूती के साथ खुले। 7,900 पर लौटता हुआ निफ्टी। आइए वायदा कारोबार की तरफ। जेपी पावर 3% के नुकसान के साथ टॉप लूजर। यस बैंक ठीक पीछे। टाटा मोटर्स डीवीआर आज 3% गिरा है। आरईसी में कमजोरी है और दिग्गजों में एसबीआई, टाटा स्टील जैसे दिग्गज वायदा कारोबार में कमजोर है। मजबूत शेयरों में जेएसपीएल, जहां पर एमएससी इंडेक्स में रीबैलेंसिंग के बाद अब सेलिंग प्रेशर खत्म होता हुआ 1.5% का उछाल यहां पर आपको दिखेगा। अच्छे नंबर्स की उम्मीद के दम पर अशोक लेलैंड में 0.5% की मजबूती है। टीसीएस और ओएनजीसी जैसे दिग्गज थोड़ा सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से निफ्टी पर। और इस वक्त 235 अंक नीचे सेंसेक्स है और 65 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। तो 7,900 के आसपास शुरुआत भारतीय बाजारों की, लेकिन बैंक निफ्टी 0.2% का बड़ा कट यहां पर, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। कहां नजर है मिड कैप साइड की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है ना। 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 85 अंक टूटता हुआ इस समय। स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है आज, उस पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो नो सरप्राइजेस, हाई बीटा प्लेस जो सबसे पहले पिटते हैं बाजार के करेक्टिव मूव में। जेपी ग्रुप, जेपी एसोसिएट्स, पावर जैसे काउंटर्स की धुलाई होती हुई 3 से 2.5% तक का नुकसान इन स्टॉक्स ने दिखाया है आज खुलते ही।
इसके अलावा आप देखिए रियल्टी कंपनियों पे प्रेशर है, करीब 3% का करेक्टिव मूव पार्सना डेवलपर्स दिखा रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की शुरुआत थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ हुई। इसके साथ ही आपके लिए HTIL, इंडिया बुल्स रियल जैसे काउंटर्स हाजिर करेंगे, वहां पर भी सेल साइड की ही पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट मूडीज ने एक रिपोर्ट निकाली और उसमें साफ संकेत ये दिख रहे हैं कि इन कंपनियों पर काफी प्रेशर आने वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और सेल साइड की पोजीशंस में मुथूट फाइनेंस 3% का करेक्टिव मूव दिखा रहा है। DLF कमजोर है। VIP जैसे काउंटर्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 2 से 2.5% नीचे। एमटेक ऑटो के लिए एक और खराब शुरुआत, यहाँ पर करीब 2% से ज्यादा का करेक्टिव मूव आया है। खुलते ही PC ज्वेलर्स, VIP, लिबर्टी शूज जैसी छोटी कंपनियों में भी हम देख रहे हैं बिकवाली काफी हावी है। खरीदारी अगर थोड़ी बहुत हुई है उसमें आप देखेंगे SR ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है को ऑयल के जो बाउंस आया है उसका थोड़ा सा फायदा मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत अपनी सिचुएशन संभालता हुआ, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल कल का ये स्टार परफॉर्मर आपको याद होगा कल 9-10% के गेन्स देखने को मिले। आज शुरुआत मजबूत, करीब 1.5%, 2.5% अब ऊपर ये काउंटर आता हुआ। PVR में हमने देखा है कुछ मूव आया है। इन्होंने मेरे ख्याल में गांधीनगर में एक थिएटर एक्वायर किया है तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, NIIT टेक्नोलॉजीज, ये चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा थोड़ी सी खरीदारी हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो मूड है वो खराब है। डिशमन है, जेट, स्पाइस जेट जैसे काउंटर्स, इनमें तेजी आती हुई। ETF के दाम काफी कम हुए हैं। स्पाइस जेट को इतना ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है जितना जेट एयरवेज में हमने देखा है 2.5% ऊपर वो काउंटर। अशोक लेलैंड, आज नंबर्स एक्सपेक्टेड है ऑटो कंपनियों के और परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा रहेगा तो वो स्टॉक 1.5% ऊपर आज। इस बीच शंघाई के बाजार पर मेरी नजर पड़ी, दिन के हाई पॉइंट पर शंघाई के बाजार आते हुए दिख रहे हैं। अब नुकसान सिर्फ 1% का बचा है, 3172 ये है लेवल इस वक्त शंघाई का बाजार 3.5% टूटा था मार्केट, 3053 का लो बनाकर 3172 का, यानी कि लगभग आप देखें तो लोअर लेवल से 3-3.5% की रिकवरी लोअर लेवल से हुई है और कल की क्लोजिंग से देखें तो 4.5% के आसपास की रिकवरी होती हुई दिखी। तो काफी बेहतरीन रिकवरी चीन के बाजारों में होती हुई दिख रही है। देखते हैं उसका कितना फायदा भारतीय बाजार उठा पाते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि बैंक निफ्टी से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बैंक निफ्टी में भी जो 2 स्टॉक का दबाव बना रहे हैं वो दोनों ही दिग्गज हैं। PSU दिग्गज SBI और प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज ICICI बैंक, जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा RBI ने दिया है। तो लोगों को डर है कि अब इनके लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट और थोड़ी लिक्विडिटी ज्यादा रखनी होगी और उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो आप इस वक्त पड़ते हुए देख रहे हैं इन सारे स्टॉक्स पर। आइए वायदा कारोबार में अब देखें तो एक्सिस बैंक यहाँ पर 2% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। JP एसोसिएट में आज 4% का नुकसान है। तो कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स फिर से टूटने लगे। आप देखिए JP एसोसिएट, JP पावर, यूनिटेक, यहाँ पर गिरावट तेज होती हुई दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं फिर से। 200 अंक नीचे सेंसेक्स से 60 अंक नीचे निफ्टी इस वक्त दिखेगा 0.1% के नुकसान के साथ और बैंक निफ्टी में 0.2% की कमजोरी। ये बताएं कि क्या कोई काउंटर ट्रेड लेकर इंट्राडे में खरीदारी का मौका बनता है गौरव, निफ्टी या बैंक निफ्टी में? निफ्टी में देखिए 7,900 यहाँ से 10-15 पॉइंट्स के नीचे निफ्टी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें कॉन्ट्रा ऑप्शंस में कर सकते हैं। 8100 कॉल ऑप्शन जरा बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से एक मूवमेंट आना संभव है। यहाँ से वापस उछाल है, ज्यादा लंबी नहीं आएगी, 7940 तक के लेवल से आ सकते हैं एक बार थोड़ी बहुत कवरिंग वगैरह में। उससे ज्यादा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वापस वहां से नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ से यहाँ से 10-15 पॉइंट्स नीचे आप कॉल ऑप्शन में बाय कीजिए। निफ्टी मैंने से कहा कि वोलेटाइल होगा, ऑप्शन में आप जरूर कर सकते हैं। ट्रेड ज्यादा बेहतर रहेगा इस समय। कॉल ऑप्शंस में पोजीशन लेने की सलाह यहाँ पर आती हुई गौरव की ओर से। डिशमन फार्मा मिड कैप साइड का ये बहुत एक्टिव प्ले है आज। अमरीश, क्या आप इसको ट्रैक करते हैं? क्या और अपॉर्चुनिटी आएगी तेजी की? नहीं, ट्रैक तो करता था। करीब मैंने 35-40 लेवल्स पे रेकमेंड किया था 2-2.5 साल पहले, पर एट लेवल्स ऑफ अबाउट क्लोजर टू 160 तो हम लोग निकल गए, बिकॉज एट दैट टाइम द कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स वाज नॉट रियली सीन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पर उसके बाद भी काफी अच्छा चल चुका है। बट एट दीज लेवल्स आई रियली डोंट हैव अ व्यू, बट इन केस दोज हैव बॉट एट 45-50 लेवल्स और इवन एट 100 लेवल्स, आई थिंक इट्स अ डिसेंट लेवल पॉसिबल टू बुक आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सुमित, क्या सलाह है? 233 पर आ गया है काउंटर। पिछले 6 महीनों में 51% के रिटर्न्स दिए हैं इसमें।
हर्षदा, हमें लगता है कि स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और पिछला जो लास्ट स्विंग हाई था वो भी ये ब्रेक कर रहा है। आज स्टॉक में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में इजीली हमको जो लेवल्स ऊपर में दिखाई दे रहे हैं वो पहले टारगेट्स रहेंगे 250 और फिर 270, यानी प्रेजेंट लेवल से ऑलमोस्ट 15 से 20 टके की रैली और देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है दिशमल, इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि फार्मा के बहुत से स्टॉक्स और मोस्टली स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, उसमें से एक दिशमल फार्मा भी है, तो इसके अंदर बिल्कुल एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। बस सिर्फ इतना बड़ा मूव आया है तो एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजर में रखना पड़ेगा। 215, 220 एक सपोर्ट इसमें काम करेगा, तो 215 या 220 के स्टॉप लॉस के आसपास के स्टॉप लॉस से एक बार इसमें लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 250 और उसके ऊपर सस्टेन किया था 270। गौरव, 2% की तेजी के साथ जेएसपीएल में एक उछाल देखने को मिल रहा है। आज रीबैलेंसिंग के बाद ऐसा लग रहा है सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है काउंटर पर। क्या करना चाहिए? क्या ओवरसोल्ड खरीदने का मौका है या फिर उछाल में किसी लेवल पर आप फिर से शॉर्ट बनाएंगे? जिंदाल स्टील एंड पावर। देखिए, इसमें काफी निचले स्तरों पर ही चढ़ रहा है, चाहे आप इसको 2% का या 4% का अगर कहिए, तो अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो नीचे ही आ रहा है। शॉर्ट्स इसमें ऊपरी स्तर में फिर से शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो मैं सेल ऑन राइज ही रखूंगा जब तक मुझे इसमें ओवरऑल मेटल स्पेस में अगर मुझे एटलीस्ट एक महीने के लिए जो शॉर्ट रोल्स है वो अग्रेसिवली नहीं हो रहे हैं, एवरेज से नीचे हैं, जब तक वो नहीं आएगा मेरे हिसाब से मैं उसमें रिवर्सल के साइंस ढूंढूंगा। ट्रेडिंग के लिए सेल ऑन राइज मेरा अभी भी रहेगा इसमें। ओके, सेल एंड राइज बेस्ट स्ट्रैटेजी। 1.85% की तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी है। इस समय का आउट परफॉर्मर टीसीएस है 1% ऊपर 2595 पर ट्रेड करता हुआ। क्या ये लेंगे या फिर आपको लग रहा है कि इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू टेल, अमरीश? Like I said about या फिर आप IT, प्रेफर करेंगे हेक्सोवेयर, माइंडट्री एंड द लाइक्स लेना? No, at this point of time, maybe I'll not really buy fresh into IT. I mean, although it's a defensive space, पर बाकी market में इतने opportunities मिल रहे हैं. I mean, the way most of these stocks have cracked, and clearly, I think the pain is going to be there for the next month and a half, 2 months. पर उसके बाद जब when we again start a fresh bull run, you will have these other stocks which have cracked, possibly giving you much better returns than IT and pharma, which anyway are stable stocks should be there in the portfolio. पर अभी मुझे लगता है कि opportunity is there in the other space. Yeah, I mean, like I said, infrastructure, capital goods, private banking, even in the PSU banking space, possibly other than SBI and ICICI which have cracked today, I think you should be looking at buying stocks like PNB, Oriental Bank. I think there is a decent amount of... PNB के लिए एक अपडेट है कि फिच ने इनफैक्ट इनकी रेटिंग घटा दी है। खाली जो एक ही पीएसयू बैंक है जिसकी रेटिंग डाउनग्रेड की, बाकी 9 बैंक्स की रेटिंग उन्होंने वही रखी है। और आप देख सकते हैं पीएनबी के स्टॉक पर जो एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। 3.5% टूट चुका है पीएनबी का स्टॉक और मेरे ख्याल से निफ्टी पर अब टॉप लूजर शायद पीएनबी है। जी हाँ, 3.5% के नुकसान के साथ देखिए 4 बड़े लूजर, पीएनबी 3.5% नीचे, यस बैंक 3.5% नीचे, एसबीआई 2.5% नीचे और एचडीएफसी 2.5% नीचे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से फाइनेंशियल्स दबाव बढ़ा रहे हैं बाजार पर और पीएनबी की इस गिरावट के बाद थोड़ा और करेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक क्विक चेक चार्ट्स पर लेते हैं। सुमित, पीएनबी 141 पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और कैश में भी लगभग वही लेवल है। ये बताएं कि क्या लेवल्स अहम है, अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है पीएनबी के लिए? इमीडिएटली जो एक छोटा सा सपोर्ट है वो है 138 का और ओवरऑल सपोर्ट है 130 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार इसमें सेलिंग आएगी 130 तक के लिए, तो एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे सेल किया जा सकता है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर में, यानी प्रेजेंट लेवल से 5 रुपए ऊपर और नीचे में इमीडिएटली 130 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर स्टॉक 130 ब्रेक कर देता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी खासी मंदी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक 110 के लेवल तक आएगा। बट वो 130 ब्रेक करेगा तो ही, जब तक 130 ब्रेक नहीं करता 8 से 10 रुपए के मोमेंटम के लिए प्ले किया जा सकता है, प्रेजेंट लेवल्स पे सेल किया जा सकता है पीएनबी को। ओके, तो कुछ और करेक्टिव मूव डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा और इनकी जो वायबिलिटी रेटिंग है वो कम हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर वो सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव आ रही हैं। शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। सुमित, अमरीश, गौरव, 7900 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ, 64 पॉइंट की गिरावट और एक्स निफ्टी से जो संकेत मिल रहे थे उसी तर्ज पर अब बाजार ट्रेड कर रहे हैं। भले ही एशिया में निचले लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी हो, चाहे वो हैंगसेंग हो यानी कि हांगकांग के बाजार या फिर चीन के बाजार, लेकिन भारतीय बाजारों में प्रेशर बना हुआ है और आज आप कह सकते हैं मूड बिगाड़ा है बैंक निफ्टी ने। 300 पॉइंट की गिरावट यहां पर बनी है।
तो क्या और भी खतरा है बैंकिंग स्टॉक्स में? क्या और पोजीशंस लिक्विडेट होती हुई दिखाई देंगी? जीडीपी के आंकड़े को देख क्या बाजार का मूड बिगड़ रहा है? अर्निंग्स की स्थिति कैसी दिख रही है नियर टर्म में? सब पर हमारी नजर रहेगी। हम बात करेंगे दो जानकारों से। पायनियर इन्वेस्टकॉर्प के संदीप शनॉय हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। भारतीय बाजारों की शुरुआत तो कमजोर हुई है। कोशिश हो रही है निचले लेवल से रिकवर करने की, लेकिन आप देखिए 26,100 के आसपास सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 180 अंक टूटा है आज सुबह सवेरे। किसी तरह से 7900 पर टिकने की पूरी कोशिश निफ्टी की ओर से आती हुई 52 अंकों की गिरावट यहां पर। बैंक निफ्टी है जहां पर हमने देखा है सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। लगभग 300 पॉइंट का करेक्टिव मूव देखा गया। ये भी इंडेक्स है जो कोशिश कर रहा है कुछ स्टेबल होने की या फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की, लेकिन जिस तरह से इन बैंकिंग काउंटर्स की पिटाई हो रही है, पीएनबी फिच ने रेटिंग घटाई और स्टॉक देखिए करीब 3.5% टूटा, अब 2.5% नीचे है। येस बैंक 2.5% नीचे कारोबार करता हुआ। HDFC जैसा दिग्गज भी 2% नीचे है। दूसरी तरफ दो प्रोमिनेंट बैंक जिनको RBI ने कहा है कि ये देश के सबसे महत्वपूर्ण बैंक है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, इनमें भी आज सेल साइड की पोजीशंस एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही। कंपनी को अब लिक्विडिटी पर और फोकस, इन दोनों बैंक्स को लिक्विडिटी बढ़ाकर रखनी पड़ेगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रखनी पड़ेगी और स्टॉक्स देखिए आज नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। तो बैंक है जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं। कल जहां पर हमने देखा था कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी एक झटका लगा था, आज वो सेल साइड की पोजीशंस दोबारा देखी जा रही है। L&T जैसा काउंटर है जो 1.5% नीचे है। भेल की ओर से किसी तरह के रिकवरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो ये वो बिग बॉयज हैं जो बाजार को नीचे की तरफ पकड़े हुए हैं और रिकवर करने नहीं दे रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी अगर कुछ खरीदारी हुई है वो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आई है, क्योंकि रुपए में लगातार जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। दूसरी तरफ कच्चे तेल के भाव जिसमें फिर से तेजी आती हुई दिखाई दी है, $52 के ऊपर ब्रेंट निकला है, वो एक पॉजिटिव है केन इंडिया जैसी कंपनियों के लिए, ONGC जैसी कंपनियों के लिए। ऑयल इंडिया भी आज देखिए आज थोड़ी बहुत खरीदारी का मोड दिखा रहा है। इस बीच इंटरेस्टिंग चीज ये है अनिल, मिड कैप इंडेक्स जो लगभग 100 पॉइंट नीचे था, वहां पर हमने देखा बहुत शार्प रिकवरी आई, अब सिर्फ 40 अंकों की गिरावट। तो इस तरह के मार्केट में भी लोग अब भी इन छोटे मझौले काउंटर्स को खरीद रहे हैं। सरप्राइजिंग है। बिल्कुल, डोमेस्टिक फंड्स जो अच्छे कैश में बैठे हैं उनके फेवरेट स्टॉक्स है मिड कैप और वहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। हमारे दो दमदार एक्सपर्ट्स और अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के डायरेक्शन और आगे की निवेश के मौकों पर बात करने के लिए। पायनियर इन्वेस्टकॉर्प के संदीप शनॉय और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। आनंद जी, क्या लग रहा है मार्केट को देखकर? अब ऐसा लग रहा है कि 8,100 के ऊपर भी सस्टेन होने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितताएं अब भी बरकरार हैं और ऊपर से हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। क्या लगता है कुछ और कमजोरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है? क्या जो लोज हमने पिछले हफ्ते बनाए थे उसके भी नीचे जाने का डर बरकरार है अभी बाजार में? मेरे हिसाब से तो बरकरार है। नियर टर्म क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी और इतनी तेजी से गिरा, इसलिए शायद एक रिबाउंड आना जरूरी था और जो हम देख रहे हैं आज वो मुझे रिबाउंड ही नजर आता है पिछले कुछ 1-2 दिनों में। तो कुछ दिन शायद इस लेवल पर बना रहेगा, लेकिन अगर आप ग्लोबल इन्वायरमेंट देखें तो कोई बहुत मजबूत इन्वायरमेंट नजर नहीं आ रहा है और ना ही इंडिया में जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें ऐसे कोई दिलासा आती है जिससे लगता है कि यहाँ से बाजार बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है। तो अगर ऊपर नहीं जाएगा तो नेचुरल रिएक्शन यही रहेगा कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता रहेगा। ग्लोबल कंसर्न्स इस समय हावी हैं संदीप, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक स्थिति को देखें, भारत में भी जो डेटा कल निकल कर आया, GDP 7% पर आना, कोर सेक्टर ग्रोथ में एक दबाव आना, क्या ये फिर से मूड बिगाड़ेगा? क्या आपको लग रहा है जो विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों को इतना बुलिश मान रहे हैं या फिर इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी पर ही पैसा लगा रहे हैं, उनकी ओर से एक रीथॉट आएगा निवेश पर?
मुझे लगता नहीं विदेशी संस्थागत निवेशक जो है हमारे बाजारों की तरफ उनका रवैया या नजरिया है वो कुछ बदलेगा, क्योंकि पूरे विश्व के स्तर पे अगर आप देखेंगे हमारे आंकड़े थोड़े खराब होने के बावजूद भी बाकी के अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है वी आर वन ऑफ द ओएसिस ऑफ ग्रोथ लेफ्ट इन द वर्ल्ड। सो लोगों की रुचि जो है और बहाव जो है हमारे बाजारों की तरफ उसमें कोई बाधाएं नहीं दिख सकती है। लेकिन छोटी अवधि में या लाइक ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस एक थोड़ा भाव में एक पॉज बटन लग सकता है। जैसे कि मैंने काफी टाइम से कहा है कि हमारे बाजारों में आज के दिन में डोमेस्टिक फैक्टर्स के अलावा जो संस्थागत निवेशकों की रुचि है उसके ऊपर हमारे बाजार के रुझान जो है वो निर्भर कर रहा है। तो रुझान जो है आज के दिन में सेल ऑन बाउंस बैक है और जो निवेशकों की जो चेक राइटिंग एबिलिटी टुवर्ड्स अवर इंडियन मार्केट उनमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। तो इस किस्म के वॉलेटिलिटी जो है हमारे बाजारों में बरकरार रहेगी, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की रुचि जो है हमारे बाजारों की तरफ वो घटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में फिर क्या ये समझा जाए कि जैसे ग्लोबल मार्केट्स में दिक्कतें थोड़ी भी कम होती हुई दिखेगी, संदीप आप फिर भारतीय बाजारों को उछलते हुए देखेंगे क्या? फिर ऐसे में ये 8,000 के नीचे जो आपको निफ्टी नजर आ रहा है, क्या ये खरीदारी का मौका दे रहा है? जैसे कि मैंने कहा अनिल जी कि ये सेल ऑन बाउंस बैक है, अच्छा खासा रैली आपको मिल सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बॉटम जो है हमारे बाजारों का वो बना नहीं है। लेकिन एक और मुद्दे पे आपको ध्यान देना चाहिए कि बाजारों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी अगर आप नजर देखेंगे, जो पैसा जो हमारे बाजारों के तरफ आता है वो सालाना तौर पे या 15 या 20 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द रहता है और वो आंकड़ा जो है ग्लोबल फिगर्स की तुलना में देखेंगे तो कोई अहमियत नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। तो मुझे लगता नहीं ज्यादा ये इट्स जस्ट मोर अ क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग एंड नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रेटिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स। तो यस, छोटे अवधि में हमको दिक्कतें रहेंगे, जैसे कि आपने कहा निचले स्तर पे खरीदारी आ जाएगी, लेकिन बाजार आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों का बाजार, इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडर्स मार्केट रादर देन अ इन्वेस्टर्स मार्केट। और जो भी लंबी अवधि का निवेशक है या उन्हें लंबी अवधि के निवेश के लिए मौका खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको आने वाले 1-2 महीनों में अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है हर गिरावट पर खरीदारी करने की। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हर उछाल पर लोग बिकवाली कर रहे हैं, हर गिरावट भी आपको मौका दे रही है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर अगर ध्यान दें तो आज अगर कमजोरी आनंद आई है वो बैंकिंग काउंटर्स की ओर से आई। जब भी हम देखा है कि अगर ग्लोबल ट्रिगर्स खराब है, भारतीय बाजारों में अगर बिकवाली आती है तो बैंक सबसे ज्यादा पिटते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो आरबीआई ने कल कहा है, स्पेशली 2 बैंक्स के स्पेसिफिकली ध्यान में रखकर कि एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक देश के सबसे बड़े बैंक्स, ये काफी महत्वपूर्ण है भारतीय इकोनॉमी के लिए, एंड दे टू बिग टू फेल। अब इसको कैसे पढ़ना चाहिए? क्या आरबीआई को चिंता है या फिर ये एक कॉशनरी मेजर है कि इन बैंक्स को पहले से ही हिदायत दी जा रही है कि आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एडिक्वेट रखें, जो बैंक्स कह रहे हैं रखी गई है, ज्यादा लिक्विडिटी बनाए रखने पर फोकस करें? इसमें कोई कॉशनरी बात नहीं है, ये एक्चुअली सिंपली साइज की बात है। और जैसे आपने कहा इसका जो मेन रिएक्शन यही रहेगा कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रोविजन बना के ज्यादा रखना पड़ेगा। उसमें नियर टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बैंक के कैपिटल एडिक्वेट है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आरओई थोड़ी सी उतने हद तक कम हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल घबराने की बहुत जरूरत नहीं। लेकिन एक और ट्रेड जो काफी पॉपुलर हुआ है मार्केट में संदीप, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों का था, जहां पर क्रूड के गिरते दाम और रुपए की मजबूती के चलते काफी बेहतरीन रन दिखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा क्रूड बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा मुंह ऊपर की तरफ आया है, करेंसी भी बहुत सपोर्ट करती नहीं दिख रही। तो क्या इन शेयरों में गिरावट में कहीं मिले तो निवेश का मौका है या फिर जो बुल रन होना था हो चुका है? मुझे लगता है इनमें बुल रन जो होना था वो ट्रेडिंग बुल रन वो हो चुका है। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो रुपया कुछ स्ट्रेंथन होता हुआ दिख नहीं रहा है और क्रूड प्राइसेस जो है मुझे लगता है हर महीने शायद $1-1.5 ऊपर का रुझान दिखा देंगे। जब तेजी का रुझान क्रूड ऑयल में है और करेंसी इज गोइंग टू बी स्टेबल एंड वीकनिंग, नॉट गोइंग टू स्ट्रेंथन, तो मुझे लगता है ये माहौल जो है वो ओएमसीज और ऑयल सेक्टर को शॉर्ट करने का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो सकता इनमें शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन
माहौल जो है उस तरफ संकेत कर रहा है। जो अगर शातिर खिलाड़ी है या शातिर व्यापारी है बाजार में, तो मुझे लगता है वो शॉर्ट साइड पे इनमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो शायद शॉर्ट साइड की पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन यही थीम काफी समय से एक्टिव है। संदीप, आपको क्या यहाँ आनंद, क्या आपको अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है कि कच्चे तेल के भाव अपने हाई से जितने सस्ते हुए हैं और जो कंपनियां इसे एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर रही हैं उनमें एक पोटेंशियल है, या फिर इस पुल बैक के बाद वो एक क्वेश्चनेबल ट्रेड है, शायद उतनी तेजी नहीं आएगी इन स्टॉक्स में, बीट पेंट कंपनियां, प्लास्टिक कंपनियां? कि जितनी तेजी से और जितना ज्यादा तेल का दाम गिरा है, कच्चे तेल का दाम, मुझे नहीं लगता कि उसी रफ्तार से गिर सकता है। ऑब्वियसली ये बाउंस बैक जो आया है वो शॉर्ट कवरिंग ही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से शॉर्ट पोजीशन बना के रखी थी और बनाते गए थे जैसे जैसे गिरता गया था, तो ये शॉर्ट कवरिंग आनी थी, खाली क्वेश्चन था कब आनी थी। इस लेवल से नीचे जाएगा तेल का दाम, शायद जा भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहीं पे रुका रहेगा, लेकिन जो आप मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे थे वो ज्यादातर मेरे हिसाब से मार्केट में कैप्चर हो चुका है। भले कंपनियों के रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है, लेकिन मार्केट में ज्यादातर कच्चे तेल के जो गिरावट आई है उसका प्रभाव जो है ऑलरेडी मार्केट प्राइसेस में नजर आ चुका है, और यहां से सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करके ट्रेड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा जोखिम वाला खेल है। तो ये राय आती हुई, लेकिन इस बीच ऑटो नंबर्स आज आने वाले हैं। टंडन साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं, कैसे देख रहे हैं आप घरेलू सेल्स के आंकड़ों को, और क्या आपको ऑटो स्पेस में कहीं निवेश के मौके नजर आते हैं? थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देखें तो ऑटो स्पेस में जरूर निवेश के मौके नजर आते हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं लेलैंड और मारुति ऑलरेडी काफी हाई प्राइस पे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे हिसाब से ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस को काफी प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिवली, जैसे ही गवर्नमेंट ने पे कमीशन के पैसे छोड़ना शुरू किए, और अभी भी यूरोप का जो मुद्दा चल रहा है उसमें इससे भी उसको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस को फायदा होता है, और उसमें उस स्पेस के अंदर ऑटो सेक्टर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर ओरिएंटेड जो भी ऑटो कंपनियां हैं, यानी कि टू व्हीलर्स और कार्स, उन पे डेफिनेटली जो है काफी अच्छा बढ़त की संभावना बनती रहती है अभी भी। तो कार्स और टू व्हीलर्स यानी कि मारुति जैसे प्लेयर्स डेफिनेटली एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि टू व्हीलर्स में हमने देखा है इतना ज्यादा ट्रेडिंग गेन नहीं बनता हुआ दिखाई दिया, आज ऑटो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस पूरे मार्केट की चाल को देखें, जहां पर हमने देखा बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे अब भी लैंग्वेज कर रहा है, आधे % से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी दिखा रहे हैं। संदीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव मिड कैप इंडेक्स की ओर से आया है। 100 पॉइंट टूटने के बाद इसमें एक बहुत स्मार्ट रिकवरी, अब सिर्फ 40 अंक ही नीचे है, और काफी इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं। एविएशन कंपनियों में खरीदारी हो रही है, मिड कैप फार्मा काउंटर्स है जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखाई दी है, चुनिंदा हाई बीटा स्टॉक्स हैं जहां पर इंटरेस्ट आया है। तो जिस तेजी से मिड कैप्स रिकवर करते हैं इन लोज से, क्या यह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स की ओर से खरीदारी हो रही है या फिर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं स्पेस पर? कैसे समझना चाहिए इस मूव को? वेल हर्षिता जी, मैं ये बात कहूंगा कि दिग्गज कंपनियों के वैल्यूएशन की तुलना में अगर आप देखेंगे तो काफी मझोले और छोटे कंपनी से उनकी वैल्यूएशन उनसे भी ज्यादा है, या कई केसों में डबल भी है। तो मुझे लगता नहीं इनमें कोई अकलमंदी है कि आप मझोले या छोटे कंपनी, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड मिड कैप्स, जंप इन टू इट। वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि बड़े दिग्गज कंपनियों के हित में प्रेडिक्टेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है और उनका बैलेंस शीट भी है, और छोटे कंपनियों के हित में ये नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यस, ओनली दोज कंपनीज हु हैव गॉट गुड बैलेंस शीट और जिनके कैश फ्लो में आपको एक किस्म की प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है, मझोली कंपनी में उस किस्म की कंपनियां भी है। तो मुझे लगता है स्ट्रांग वेल रन कंपनीज विद गुड कैश फ्लो प्रेडिक्टेबिलिटी, उन्हीं में आपको निवेश करना चाहिए। बाकी कंपनियों में अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो कुछ गंवाएंगे नहीं। दे मे बी शॉर्ट टर्म बाउंसेस इन देम, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इनमें सस्टेनेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह है। ओके, टंडन साहब, ऐसे में क्या डिफेंसिव शेयर सही होंगे निवेश के लिहाज से? आईटी और फार्मा शेयर, क्या आपकी खरीदारी की राय है यहाँ पर? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है कि बाजार ने अभी तक अपना बॉटम नहीं बनाया है, तो इसलिए वो थोड़े ट्रेंड जो है नेगेटिव ही रहेगा। तो इसके कारण अगर आपको किसी जगह निवेश करना है तो वो ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां पर आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है, और मोर इम्पोर्टेंटली अगर 2-3 साल का नजरिया लेके चलें तो यहां से ग्रोथ साफ नजर आनी चाहिए।
फ्रंट लाइन फार्मा कंपनीज मेरे हिसाब से ज्यादा ओवर वैल्यूड दिख रही हैं। मिड कैप फार्मा कंपनीज में थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी मुझे लग रहा है। जहां तक आईटी का सवाल है, ये क्षेत्र में मैं ऑलरेडी ओवरवेट था और अभी भी बरकरार हूं। उसमें दोनों फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन कंपनियां जो है मेरे हिसाब से ठीक करेंगी। हालांकि और इसमें बाजार में और मेरे में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। बाजार को लगता है कि ग्रोथ बहुत कम आएगी, मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ का सिचुएशन उतनी खराब है जितना बाजार सोच रही है। तो मेरे हिसाब से वहां पर डेफिनेटली वैल्यूएशन है। इस वक्त अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप पोजीशन लेके रख सकते हैं और अगर बाजार गिरे तो और खरीद सकते हैं कि नहीं। अगर आपको उस तरह की कंपनी में आपको जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसमें ये कंफर्ट नहीं है कि 10% नीचे जाने के बाद आप और खरीदेंगे, तो इस वक्त ना खरीदना ही ज्यादा मुनासिब रहेगा। कल जो डेटा पॉइंट्स संदीप देखे गए हैं, आपने ऑफ कोर्स कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी की तुलना में भारतीय इकोनॉमी की सेहत काफी बेटर है, तो वो एक पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन कल के कोर सेक्टर डेटा को देखकर अब चिंता यही है कि शायद आईआईपी में भी वो दबाव देखने को मिलेगा। और नॉर्मली हम अगर देखते हैं, अगर प्रेशर आता है, वो झटका आता है कैपिटल गुड्स की ओर से। भले ही एल&टी जैसी कंपनी को हर रोज किसी बड़े ऑर्डर विन की खबर वो आ रही है मार्केट में, स्टॉक्स हम देख रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। तो इस स्पेस पर अब आपका क्या नजरिया है, क्या पर्सपेक्टिव है? वेल हर्षदा जी, ऑर्डर बुक से ऑर्डर बुक टू एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन टू प्रॉफिट, इनमें मुझे लगता है कम से कम 4 तिमाहियों का एक अंतर रहता है। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक्स काफी फिल हो रहे हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री जी ने भी कहा कि वो करीबन 3 लाख करोड़ का कैपेक्स की उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट टीवी में आके बता दिया था। तो मुझे लगता है कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको बॉटमिंग आउट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनमें उछाल आएगा या रुझान तेजी का बनेगा, इस पे आप आज के दिन में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ देम सीम टू बी बॉटमिंग आउट एट द करंट लेवल। सो अगर आप 1 या 1.5 साल के नजरिए से इनमें निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। एंड बी मीन्स वन शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट, जब तक कैपेक्स लाइक गवर्नमेंटल कैपेक्स पिकअप नहीं होता है, बाजार में सस्टेन्ड बुल रन आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज के दिन में जितना पिछले 6 महीनों में या 1 साल में जो उछाल आया था वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के आधार पे था। संस्थागत निवेशक हो या इंडिया का इमेज हो या स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सीन हो, उस आधार पे आया था। नंबर्स के आधार पे अभी तक हमें कुछ संकेत नहीं मिल रहे। लेकिन कैपेक्स अगर पिकअप हो जाता है तो मुझे लगता है नंबर के आधार भी हमारे लिए, जो अर्निंग्स के आधार जो है वो आधारशिला भी काफी मजबूत हो जाएगी एंड अ सस्टेन बुल रन विल कम। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है 2 या 3 तिमाहियों का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, ये राय आती है। वक्त है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप और आनंद जी दोनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज पहला सौदा में जुड़ने के लिए। बाजार रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। 150 अंकों का नुकसान बचा है। अब सेंसेक्स में और निफ्टी 43 अंक नीचे है। लेकिन अगर आप देखें तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाने में कामयाब हुआ है। निफ्टी आज का लो हमने बनाया 7,886 का, तो वहां से अच्छी रिकवरी हुई है लगभग 40 अंकों की। तो जितना कमजोर है हम इस वक्त निफ्टी पर, उतना ही रिकवरी भी नीचे के लेवल से कर चुका है। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट हो चुका है, हरे निशान में आने की तैयारी में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे हम इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर से। कल आए हुए आंकड़ों पर लेंगे उनकी राय इस ब्रेक के बाद। एक 175 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 50 अंकों का। यहाँ पर थोड़ी कमजोरी कम जरूर हुई है, लेकिन अब भी 7,925 के ऊपर निकलना या 7,930 के ऊपर निकलना देखना होगा निफ्टी कर पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं कल आए आंकड़ों पर। जीडीपी के आंकड़ों से काफी निराशा हुई है। कोर सेक्टर के आंकड़े भी कमजोर आते हुए दिखे। हमारे साथ इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर कार्यक्रम में शामिल हो रही है। अदिति, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सिंधी से आवाज पर। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ही ये चल रहा है कि कौन से आंकड़े देखे जाए, जीवीए या फिर जीडीपी। पहले तो ये बताएं दोनों में फर्क क्या है और दोनों आंकड़ों की अहमियत क्या है। उसके बाद मैं आपसे राय लूंगा कि कल के जीडीपी आंकड़े कितने अच्छे या बुरे हैं।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। पहले जो बेस था 2004-05 जीडीपी का जो बेस था, उसमें हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हेडलाइन जीडीपी इंडेक्स मानते थे और उसका जो ट्रेंड रहता था उसके बेसिस पे हम जज करने की कोशिश करते थे कि ग्रोथ बढ़ रही है कि धीमी हो रही है। अब जो 2011-12 बेस आया है उसमें थोड़ा नॉमेनक्लेचर भी चेंज हुआ है, मेथोडोलॉजी भी चेंज हुई है और भी बहुत अपडेट्स हुए हैं। साथ ही साथ सीएसओ ने ये इंडिकेट किया है कि जो ग्लोबल यूसेज है वो ये है कि जो जीडीपी हेडलाइन मेट्रिक जो है उस पे ग्रोथ रेट देखना चाहिए, ना कि जो पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम देखा करते थे, जो मोटा मोटा अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस का मेट्रिक सीएसओ ने रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो अब हमारे पास दो मेट्रिक है, एक जीडीपी और एक ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस ट्रेडिशनली जो रियल सेक्टर्स है इकोनॉमी के उनमें स्प्लिट अप होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो ये एक ज्यादा फेमिलियर इंडेक्स है हमारे लिए जो हम पहले भी देखा करते थे। और जीडीपी जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में स्प्लिट अप होता है कि प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एक्सेट्रा। दोनों के बीच का डिफरेंस है टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स लेस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स। तो अब ये आपने जैसे कि कहा कुछ कंफ्यूजन है कि कौन से मेट्रिक का ट्रेंड देखा जाए, और ये इस वजह से और कंपाउंड हुई है इशू क्योंकि दोनों में ट्रेंड जो है पिछले अगर हम 5 क्वार्टर्स का ट्रेंड देखें तो काफी फर्क रहा है और दोनों ही मेट्रिक्स में काफी वॉलेटिलिटी भी हमने देखी है। कल के डेटा में मेरे हिसाब से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है देखने की वो ये है कि जीवीए एट बेसिक प्राइसेस जो Q4 ऑफ 2014-15 में 6.1% का एक्सपेंशन दिखा रहा था, वो अब Q1 में 7.1% का एक्सपेंशन दिखा रहा है। तो अगर रियल इकोनॉमी की बात करें तो डेफिनेटली एक अपटिक है जो मेरे हिसाब से इस सारे डेटा के कंफ्यूजन में एक बिट ऑफ सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं या एक पॉजिटिव इनकरेजिंग न्यूज कह सकते हैं। उस लिहाज से अगर जीवीए को ही फोकस में रखा जाए और आप भी कह रहे हैं कि शायद आरबीआई भी उसी पर जोर देगा, अदिति पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इस ग्रोथ को और बढ़ाना है कि आरबीआई वाकई में एक रेट कट करेगा, क्योंकि उसकी फिर से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं पिछले एक हफ्ते में? देखिए, मेरे हिसाब से आरबीआई के लिए जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो इन्फ्लेशन का ट्रेंड और ट्रेजेक्टरी रहेगा। ग्रोथ एक तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं या जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंडिकेटर्स जो हम ट्रैक करते हैं उनमें से भी अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं। कल जैसे हमने देखा कि कोर सेक्टर डेटा में एक काफी बड़ा डाउन टर्न हुआ है जुलाई के डेटा में, जो थोड़ा एक दूसरा ही ट्रेंड दे रहा है जीवीए एट बेसिक प्राइसेस के ग्रोथ पिकअप के खिलाफ। तो मेरे हिसाब से आरबीआई के लिए प्राइमरीली इम्पोर्टेंट तो इन्फ्लेशन का आउटलुक और ट्रेजेक्टरी ही रहेगा, और साथ ही साथ अगर रेट कट हो भी गया जो हमारे हिसाब से एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट और इस साल में काफी लाइटली है, फिर भी उससे कोई इमीडिएट इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पे तो एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा ओवर द मीडियम टर्म, ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स ही कुछ इम्पैक्ट आएगा। स्पेसिफिकली जिन सेक्टर्स में ऑलरेडी काफी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो अपनी ही पेस से रिजॉल्व होंगी और उनमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन डेटा के बेसिस पर आरबीआई रेट कट करेगा या नहीं 29 सितंबर को? आई थिंक अभी भी अगले 2 हफ्ते में एक बहुत क्रिटिकल डेटा आएगा, 2 या 3 हफ्ते में जो होगा खरीफ क्रॉप्स का एडवांस्ड एस्टिमेट। ऑफ कोर्स जैसे हम 29 सितंबर के पास जाएंगे तो फाइनल जो मानसून का इम्पैक्ट है वो भी पता चल जाएगा और एडवांस्ड एस्टिमेट से ये भी इंडिकेट हो जाएगा कि मानसून ने फाइनली यील्ड्स पे किस तरह का इम्पैक्ट किया।
साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस में भी काफी वॉलेटिलिटी रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस काफी फॉर्म अप हो गए हैं पिछले हफ्ते में। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स अभी भी जिस तरह से इस महीने में अनफोल्ड होंगे, इन सब का कुछ बेयरिंग रहेगा। मेरे हिसाब से अभी हायर देन इवन लाइकलीहुड है कि एक रेट कट सितंबर की पॉलिसी में हो सकता है। सितंबर में नहीं तो डेफिनेटली मैं 2015 में एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय इन सारे डेटा पर देने के लिए। और बाजार ने कमजोर शुरुआत की और 7,900 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इक्विटीज में सेल ऑफ है, लेकिन कमोडिटी में काफी एक्शन और तेजी की उम्मीद अब बढ़ गई है कल के मूव के बाद। उस पर रहेगी नजर आगे। नमस्कार।